नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं विपुल सिंह, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का सफर। आम चुनाव के बीच दालों की बढ़ी कीमत से चिंतित केंद्र सरकार तुअर और उड़द के स्टॉक की जानकारी के संबंध में जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को भेजने की योजना बना रही है। दरअसल सरकार को डर है कि दालों की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका की वजह से इनकी जमाखोरी हो रही है। सरकारी अधिकारी जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए देश भर के गोदामों, मिलों और मंडियों का दौरा करेंगे। जमाखोरों के खिलाफ पहली कार्रवाई प्रमुख दलहन उत्पादक राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में किए जाने की उम्मीद है। महाराष्ट्र के रियल एस्टेट नियामक महारेरा ने कहा है कि महाराष्ट्र में डेवलपर्स को जल्द ही आवास परियोजनाओं के तहत दी जाने वाली सुविधाओं का विस्तृत विवरण और उनकी समय सीमा बतानी होगी। महारेरा ने कहा कि घर खरीदारों को ये स्पष्ट रूप से बताना होगा कि ये सुविधाएं उन्हें कब तक उपलब्ध होंगी। महारेरा ने आवास परियोजनाओं में गारंटी वाली सुविधाओं को लेकर अनिश्चितता खत्म करने के लिए मानदंड प्रस्तावित किए हैं। घर खरीदारों को अक्सर स्विमिंग पूल, जिम या सामुदायिक केंद्र जैसी सुविधाओं के नाम पर लुभाया जाता है, लेकिन इस बात पर चुप्पी रहती है कि ये सुविधाएं उन्हें कब उपलब्ध होंगी या इसके लिए नियम और शर्तें क्या होंगी। चुनाव के बाद केंद्र सरकार किसानों से जुड़ी एक पॉलिसी में बड़ा बदलाव कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एफपीओज की पॉलिसी में बदलाव हो सकता है। ये बदलाव करीब 11 साल के बाद होगा और बदलाव के बाद एफपीओज को अपने प्रोडक्ट सीधे इंडस्ट्री को बेचने की अनुमति मिल सकती है। घरेलू कंपनियों की राजस्व की ग्रोथ रेट जनवरी-मार्च तिमाही में 4 से 6% तक सीमित रह सकती है, जो कोविड महामारी के बाद सबसे धीमी दर होगी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है। ये रिपोर्ट 350 कंपनियों के विश्लेषण पर आधारित है। हालांकि इसमें वित्तीय सेवाओं और तेल एवं गैस क्षेत्र की कंपनियों को शामिल नहीं किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में राजस्व में मजबूत बढ़ोतरी के बाद ये नरमी आई है। कोविड महामारी के बाद सितंबर 2021 में आर्थिक पुनरुद्धार का सिलसिला शुरू होने के बाद से इसमें लगातार तेजी ही देखने को मिल रही थी। केंद्र सरकार कंपनियों के सीएसआर नियमों में बदलाव कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव के बाद नई सरकार बनने पर सीएसआर नियमों में बदलाव हो सकता है। बदलाव के बाद सीएसआर का दायरा बढ़ाया जा सकता है। साथ में सीएसआर का पालन नहीं करने वाली कंपनियों के लिए पेनल्टी नियमों में भी बदलाव हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी मामलों का मंत्रालय चुनाव के बाद सीएसआर में बदलाव की तैयारी कर रहा है। देश में डिजिटल इकोनॉमी की ग्रोथ के तमाम दावों और 2000 रुपए के नोट को बंद करने के बावजूद अर्थव्यवस्था में कैश का सर्कुलेशन भी तेजी से बढ़ रहा है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक मार्च अंत में कैश इन सर्कुलेशन का आंकड़ा 35.15 लाख करोड़ रुपए था। इस आंकड़े की तुलना अगर 2017 के मार्च से की जाए तो सर्कुलेशन 2 गुने से भी ज़्यादा बढ़ा है। 2017 के मार्च में 13.35 लाख करोड़ रुपए कैश का सर्कुलेशन दर्ज किया गया था। देश में डिजिटल लेन देन तेजी से बढ़ रहा है। साथ में पिछले साल मई के दौरान 2000 रुपए के नोट की नोटबंदी भी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद कैश के सर्कुलेशन में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब आपको बीमा पॉलिसी पर भी बोनस मिलेगा। बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस ने बीमा प्रोडक्ट पर बोनस का ऐलान किया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 के लिए 1383 करोड़ रुपए के बोनस की घोषणा की है, जिसका फायदा 11.66 लाख पॉलिसी होल्डर्स को होगा। ये बोनस वित्त वर्ष 2023 के मुकाबले 15% ज़्यादा है। 2023 में बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस ने पॉलिसी होल्डर्स को 1201 करोड़ रुपए का बोनस दिया था। वित्त मंत्रालय बॉम्बे हाईकोर्ट के हालिया आदेश का अध्ययन कर रहा है, जिसमें कि उसने सरकारी बैंकों को जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर या एलओसी जारी करने से रोक दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते आदेश दिया था कि सरकारी बैंकों के पास कर्ज नहीं चुकाने वालों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर यानी कि एलओसी जारी करने का कानूनी अधिकार नहीं है। वित्त मंत्रालय को 26 अप्रैल के फैसले की जानकारी है और वो आदेश का विस्तृत मूल्यांकन करेगा। आदेश का अध्ययन करने के बाद आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा। देश की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि एफआईयू ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद विरोधी फाइनेंसिंग के संदिग्ध लेन देन की प्रभावी जांच के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। ये गाइडलाइन कैपिटल मार्केट, बीमा कंपनियों, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, इंटरमीडिएट्स और क्रिप्टो करेंसी सर्विस प्रोवाइडर्स को जारी की गई है। सरकार इसके जरिए फाइनेंशियल सिस्टम को और चाक चौबंद करना चाहती है। नई गाइडलाइन वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत जारी किए जाएंगे।
वैश्विक बाजारों में मजबूती के बीच घरेलू शेयर बाजार में भी जोरदार तेजी दर्ज की गई। बैंकों और ढांचागत कंपनियों के शेयरों में तगड़ी खरीदारी होने की वजह से बीएसई सेंसेक्स 941 अंक उछल गया, जबकि निफ्टी 22,600 के स्तर के ऊपर पहुंच गया। बीएसई का 30 शेयर वाला इंडेक्स सेंसेक्स 941 अंक बढ़कर के 74,671 अंक पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स निफ्टी भी 223 पॉइंट बढ़कर के 22,643 पर बंद हुआ। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के सुपर ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। और अब आप मनी9 के ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल भी पूछ सकते हैं। आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ पूछना है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या फिर टैक्स से जुड़ा है कोई सवाल, तो सीधे पूछे अपने एक्सपर्ट से, कहीं भी कभी भी, सिर्फ मनी9 पर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अजय केडिया। अगर आपको कमोडिटी मार्केट में निवेश करना है या कमोडिटी से जुड़े कोई भी सवाल पूछने हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, कभी भी कहीं भी। आपको मिलेंगे आपके कमोडिटी के सभी जवाब। कहाँ? टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन में मनी9 के ऐप पर। डाउनलोड करें ऐप नाउ। और आपको हमारा आज का मनी टाइम कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। आपके बातों को, आपके सुझावों को हम काफ़ी तवज्जो देते हैं। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और लगातार मनी9 के साथ बने रहिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।